हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर एनटीटी एग्ज़ाम चैनल। तो आज हम अपने इस वीडियो में खंड 5.6 को करेंगे सीखने का माहौल, द लर्निंग एनवायरनमेंट। तो लेके माँ सरस्वती का नाम शुरू करेंगे आज के अपने अध्ययन को। एनसीएफ में उल्लेखित दक्षताओं को प्राप्त करने के लिए हर बच्चे की भागीदारी का समर्थन करने वाली एक समावेशी मतलब इंक्लूसिव स्वागत करने वाले रंगीन और आनंदमय वातावरण बहुत महत्वपूर्ण है। इंडोर वातावरण में अच्छी रोशनी होनी चाहिए और अच्छी तरह हवादार होना चाहिए। देखो इसमें ये सारी बातें ऐसी होंगी जो आपको पहले से ही पता होंगी, बट फिर भी मैं कहूँगी एक बार अपनी आंखों के सामने से निकालने में कोई मतलब ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली, आपको रिवाइज हो जाएगा। कहीं से क्वेश्चन फंस भी गया एक आध नंबर का तो आपका फ़ायदा ही है, ठीक है। यहाँ बच्चों को सुरक्षित और आमंत्रित महसूस करना चाहिए। इसे समावेशी बनाने की ज़रूरत है, मतलब इंक्लूज़न हर एक बच्चे को ऐड ऑन करेंगे हम अपनी क्लासरूम में, चाहे उसकी कोई भी नीड हो उसकी क्लासरूम में पूरी की जाएगी। इसमें बच्चों के लिए परिचित एवं नए दोनों तरह के अनुभवों का संतुलन होना चाहिए। इसमें ऐसी सामग्री का संतुलन होना चाहिए जो विकास के विभिन्न क्षेत्रों को प्रोत्साहित करे। विभिन्न क्षेत्रों को आप समझते होंगे कौन कौन से, जिसमें फिजिकल का भी ध्यान रखा जाए, फिजिकल, कॉग्निटिव, मोटर और सोशल, इमोशनल, मोरल वैल्यूज़, स्पिरिचुअल वैल्यूज़, एजुकेशनल वैल्यूज़, हर एक चीज़ को समाहित किया जाएगा। इसे व्यक्तिगत कार्य और सहकारी कार्य दोनों के लिए अनुमति देनी चाहिए कि बच्चा इंडिविजुअली भी काम कर सके और ग्रुप्स में भी कर सके। इसमें बच्चे के काम का प्रदर्शन शामिल होना चाहिए। बच्चे की कार्य प्रगति को संरक्षित करने की अनुमति भी देनी चाहिए। तो इन पॉइंट्स को हम याद रखेंगे। अब आंतरिक वातावरण को व्यवस्थित करना, इंडोर एनवायरनमेंट हमारा कैसा होगा उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है रनिंग ब्लैक बोर्ड। रनिंग ब्लैक बोर्ड को कक्षा की 3 दीवारों के निचले भाग पर दीवार के नीचे से आधा फुट जगह छोड़ने के बाद बनाया जा सकता है, क्योंकि बच्चे उस स्थान पर लिख नहीं सकते। प्रत्येक बच्चे को ब्लैक बोर्ड पर कम से कम 3 फीट की जगह चाहिए। कला के साथ साथ साक्षरता और संख्या ज्ञान की गतिविधियों में बच्चों को खुद को अभिव्यक्त करने के लिए रनिंग ब्लैक बोर्ड का उपयोग कई तरीकों से किया जा सकता है। इस अवस्था का लाभ यह है कि बच्चे का काम शिक्षक और अन्य बच्चों को तुरंत दिखाई देता है। तो आप रनिंग ब्लैक बोर्ड की महत्वता को समझ गए होंगे। आप इसे गूगल पे जाना और सर्च करना रनिंग ब्लैक बोर्ड, मतलब क्लासरूम में कैसा होता है, ये 3 दीवारों पर बनाया जाता है। देखना आपको और अच्छे तरीके से समझ आएगा। वृत्त, बच्चों के लिए सर्कल टाइम में बैठने के लिए फर्श पर सकेंद्री कंसेंट्रिक वृत्त का एक सेंटर बनना अच्छा होगा। अब जैसे क्लासरूम में जो हमारा फर्श है उस पर ही एक रंगीन कलर का सर्कल होना चाहिए ताकि बच्चों को बैठने में आसानी हो, वो एक सर्कल में बैठ पाए। कोनों की स्थापना, कक्षा के अंदर कोनों की योजना बनाई जा सकती है। यह स्थान एक समय में लगभग 4 बच्चों को नियोजित कर सकता है। जैसे कॉर्नर सेट कर दिए जाते हैं, यहाँ पे खेल कॉर्नर है, यहाँ पे एक्टिविटी कॉर्नर है, यहाँ पे साइंस कॉर्नर है। तो इस तरीके से क्लासरूम में कॉर्नर बनाए जाते हैं। कोनों को गत्तों के बॉक्स या कम ऊंचाई वाली अलमारी के द्वारा सीमांकित किया जा सकता है, जैसे प्रॉपर कॉर्नर की तरह मतलब उनको बना दिया जाता है। उनके भीतर उपयुक्त सामग्री रखी जाती है। इन कोनों के विभिन्न प्रकार हो सकते हैं। कोनों के टाइप दिखाए गए हैं, जैसे कि पहला हमारा है नाटक कोना, ड्रामेटिक प्ले कॉर्नर। इस कोने को 2 तरफ से पारदर्शी पर्दों से ढका जा सकता है। कोनों में मुखौटे, कठपुतलियों के साथ साथ विभिन्न प्रकार की सामग्रियों के सेट रखे जाते हैं। इन सामग्रियों को कम लागत और स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री से इकट्ठा कर तैयार किया जा सकता है। इन कोनों को बच्चों को बिना किसी हिचकिचाहट के खेलने का मौका मिलना चाहिए। वे वयस्कों को जो करते हुए देखते हैं उसका अनुकरण यहाँ कर सकते हैं। तो आपको समझ आ गया कि एक हमारा नाटक कोना ड्रामेटिक प्ले कॉर्नर हो सकता है। दूसरा ब्लॉक पहेली और गणित का कोना, ब्लॉक पजल एंड मैथ्स कॉर्नर। इसमें हम ब्लॉक पहेली, मोतियों, पैकबोर्ड, मिलान करने, वर्गीकरण की सामग्री आदि को व्यवस्थित कर सकते हैं। सामग्री को अक्सर बदलना होगा। संवेदी विकास के साथ साथ संख्या ज्ञान के लिए ऐसी सामग्री का उपयोग करते हुए गतिविधियां बहुत प्रभावी होती हैं। बच्चे अपनी कल्पना और मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित करने के लिए मॉडल बनाने और इन मॉडलों के बारे में व्यक्त करने के लिए ब्लॉक व अन्य सामग्री का भी उपयोग कर सकते हैं। ऐसे ही चित्रकला कॉर्नर होता है, आर्ट और ड्राइंग कॉर्नर, जहाँ बच्चे
क्रियॉन्स, पेंसिल, रंग, ब्रश, डंडे आदि का प्रयोग करके अपनी चित्रकला को एंजॉय करते हैं। फिर पुस्तक और भाषा कॉर्नर हो सकता है। इनमें चित्र पुस्तकें होती हैं, चित्र कार्ड, बाल साहित्य होता है। इन कोनों के माध्यम से बच्चों को पुस्तकों के माध्यम से चीज़ें देखने, चुपचाप किताबें पढ़ना, चित्र कार्ड के बारे में बात करना और समूह के साथ बैठकर बहुत सारी चीज़ें साझा करना हो सकता है। तो आपने 4 प्रकार के कोने पढ़े। अब कक्षा प्रदर्शनी, क्लासरूम डिस्प्ले। कक्षा को जीवंत और गतिशील रखने के लिए बच्चों और शिक्षकों दोनों के काम को प्रदर्शित करने के लिए कमरे में एक विशिष्ट स्थान होना चाहिए जहां पे वो क्लासरूम की जो भी चीज़ उन्होंने बनाई है उसको डिस्प्ले कर सके। डिस्प्ले को कार्डबोर्ड के टुकड़े के उपयोग से व्यवस्थित किया जा सकता है जिसमें एक सफ़ेद शीट चिपकाई जाती है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे मौसम चार्ट हो सकता है डिस्प्ले करने के लिए। इस स्थान पर दैनिक और साप्ताहिक मौसम के साथ सप्ताह के दिन की जानकारी प्रदर्शित की जा सकती है। एक चार्ट पेपर पर कार्डबोर्ड को टुकड़े पृष्ठभूमि हो सकता है और दिन के मौसम को चित्र से और लिखकर दर्शाया जा सकता है। तो मौसम चार्ट को डिस्प्ले कर सकते हैं। फिर समय सारणी या महत्वपूर्ण समय सारणी कक्षा में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो। यह शिक्षक के साथ साथ बच्चों का भी मार्गदर्शन करे। इस उम्र के बच्चे संरचना और क्रम को अच्छा समझते हैं। दूसरा, शिक्षक द्वारा तैयार किए गए चार्ट जो भी टीचर ने प्रिपेयर किया है चार्ट, वो हम डिस्प्ले कर सकते हैं। इसमें स्कूल के आसपास बच्चों के घर में पाई जाने वाली वस्तुओं की तस्वीरें हो सकती हैं, प्रासंगिक कहानियाँ हो सकती हैं, उस समय सीखे जा रहे विषय के प्रासंगिक होना, जो मतलब जो भी टॉपिक टीचर क्लास में पढ़ा रही है तो उससे रिलेटेड वो अपना जो भी उसने TLM बनाया वहाँ प्रदर्शित कर सकती है। नियम चार्ट, नॉर्म चार्ट्स, नियमों को प्रमुखता से प्रदर्शित करना, जो भी हमारे क्लासरूम के नियम्स हैं या जो कुछ भी क्लासरूम में रूल रेगुलेशन है एक बोर्ड पे हम डिस्प्ले कर सकते हैं। अब है हमारा पोर्टफोलियो बैग। पोर्टफोलियो आप समझते हैं बच्चे का एक कच्चा चिट्ठा होता है जिसमें बच्चे की पूरे वर्ष की सभी जानकारी हम उस पोर्टफोलियो में रखते हैं। बच्चे के काम का रिकॉर्ड और सुरक्षित करना ज़रूरी है। इसे अन्य बच्चों के लिए सुलभ और देखने में स्पष्ट बनाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आकलन के लिए प्रासंगिक होता है। इससे असेसमेंट होता है कि बच्चे ने पूरे साल क्या काम किया। पोर्टफोलियो बैग को तार रस्सी पर लटकाया जा सकता है। इसे प्रत्येक बच्चे के नाम के साथ बड़े किराने से लेबल किया जा सकता है। तो आपने इंडोर हमारे जो भी इक्विपमेंट मटेरियल है उनके बारे में देखा। ऐसे ही अब हम बाहरी उपकरण और सामग्री के बारे में देखेंगे, आउटडोर इक्विपमेंट्स एंड मटेरियल। तो आउटडोर में क्या क्या होता है? रेत का गड्ढा, सैंड पिट। यदि पर्याप्त जगह उपलब्ध हो तो रेत का गड्ढा बच्चों के लिए उत्कृष्ट खेल की जगह होती है। जहां ऐसी जगह उपलब्ध ना हो वहां ईंटों या रेत का इस्तेमाल करके ऐसा गड्ढा बनाया जा सकता है। आप गूगल पे सर्च करना सैंड पिट कैसी होती है। हमारे प्ले स्कूल में पत्थरों और अन्य धारदार या नुकीली वस्तुओं को हटाने के लिए रेत के गड्ढे बॉक्स को समय समय पर साफ किया जाना चाहिए। खेल के दौरान बच्चे रेत क्षेत्र का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा, मिट्टी का डिब्बा, क्ले बॉक्स। ईंटों से बना छोटा डिब्बा जिसमें मिट्टी भरी हो, बच्चों के लिए आकर्षक होता है। वे इसमें मिट्टी को मिलाने, उसे गूंथने, मिट्टी का आकृति या वे खिलौने बनाने का काम कर सकते हैं जिससे उनकी स्थूल और सूक्ष्म मांसपेशियों का विकास होगा। पानी, वाटर। बहुत से छोटे बच्चों को पानी में खेलने में सुकून मिलता है। बिना छिलकाए पानी डालने से कई मांसपेशियों के समन्वय में मदद मिलती है और ध्यान बढ़ता है। पानी मापने के लिए भी उपयोगी है। रेत और मिट्टी के क्षेत्रों के साथ पानी की गतिविधियों के लिए बाल्टी, मग, टब सामान्य व्यवस्था रखी जानी चाहिए। किचन गार्डन। विभिन्न प्रकार के पौधे जैसे फूल, लताएं, जड़ें, सब्जियां, पत्तियां के साथ भीतरी वातावरण के सटा एक छोटा किचन गार्डन बनाने को संवेदी अनुभव और अपने हाथों से काम करने के अवसर और प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में अवधारणा देते हैं। सामूहिक कार्य, शारीरिक श्रम और कार्य के प्रति ऐसी अन्य सकारात्मक दृष्टिकोण भी किचन गार्डन में काम करने वाले बच्चों के लिए प्राप्त किया जा सकता है। देखो आप, ये किचन गार्डन है जहाँ बच्चे बहुत अच्छे तरीके से मतलब इंजॉय कर पाते हैं। बाहरी खेल उपकरण, आउटडोर प्ले इक्विपमेंट्स। स्लाइड्स हो सकती हैं, सीसो जो झूला झूमी होती है हमारी, झूले, कुछ अन्य आवश्यक आउटडोर खेल उपकरण। यदि स्लाइड में चढ़ने के लिए सीढ़ी है तो बहुत छोटे बच्चे भी उस पर चढ़ पाते हैं। यह उन बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण विकास गतिविधि है जिसके पास चढ़ने के लिए छोटे पेड़ नहीं है। स्लाइड्स पर चढ़ने के लिए बाहरी क्षेत्र में छोटी सीढ़ियाँ रखी जा सकती है। बाद के वर्षों में अधिक श्रम करके चढ़ाई का अनुभव लेने के लिए रस्सी की सीढ़ी टांगी जा सकती है। पुराने टायरों का उपयोग करके झूले बनाए जा सकते हैं। तो ये सभी हमारे आउटडोर इक्विपमेंट्स में आएंगे। हमारा चैप्टर हो गया है फिनिश। होपफुली हमारा 5 चैप्टर भी फिनिश हो गया है। और देखो गाइस, ये जो हमारा NCF FS है ये आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर कर देगा।
अगर आप एक वीडियो देख भी लेते हैं तो मतलब एक बार आपने पढ़ लिया, फिर एग्ज़ाम तक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप इसको बिल्कुल रटें एक एक लाइन को, क्या लिखा क्या नहीं। ओनली क्या करना है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, जो आपकी ये पढ़ने के साथ हो ही जाएगी, जो आपको एग्ज़ाम में इनडायरेक्टली बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, तो और एक कॉन्फिडेंस भी आता है कि मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा, मैं हर एक चीज़ करके गया हूँ, वही बात है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।